हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। अब 21% हो गया महंगाई भत्ता, यानी डीए और डीआर कर्मचारियों और पेंशनर्स को 21% सरकार प्रोवाइड कराएगी। इसके सहित 9 और खबरें, दिन भर की 10 बड़ी खबरें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके, यानी अगर आपने अभी तक इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी आपको सब्सक्राइब करना है इस रेड बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा हम बता दें, हमारे चैनल पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशनर्स, फैमिली पेंशन, डिफेंस, सैनिक, रेलवे, पोस्टल, सभी टाइप के कर्मचारियों के लिए न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हम लाते रहते हैं। इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए आपको एक एक करके सभी न्यूज़ बताते हैं, देन हम आपको बताएंगे डी और डीआर वाली न्यूज़। चलिए पहली न्यूज़ देख लीजिए। पहली न्यूज़ जो आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और वर्कर्स के जो फेडरेशन है उसकी तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा लेटर है, जो कि 25 जुलाई 2020 को लिखा गया था। इसमें बोला गया है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं वो कोविड ट्रीटमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो अगर पॉजिटिव हो रहे हैं तो उनका जो इलाज है या ट्रीटमेंट है वो नहीं कर रहे हैं। इसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उन्होंने बोला है कि बिल्कुल क्लियरली इंस्ट्रक्शंस निकाले जाए उन सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के लिए, जिससे जो एम्प्लॉइज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकें। तो सब्जेक्ट में देख सकें, ग्रांट ऑफ परमिशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 इन्फेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन हॉस्पिटल्स। यहाँ पे देख सकते हैं, मोस्ट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल आर रिफ्यूजिंग एडमिशन अंडर सीजीएचएस कवरेज। एम्प्लॉइज वर फोर्स्ड टू बोरो lakhs of rupees to get themselves and their family members treated, as the hospitals are charging exorbitant rates for such treatment which is quite unexpected। तो उनसे बोला जा रहा है कि उनको एक्चुअली रिफ्यूज़ किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। इन दिस circumstances we would like to request you to kindly to cause instructions to Ministry of Health and Family Welfare to issue instruction to all private hospitals throughout the country authorized by the state government for COVID treatment including the isolation center। तो उन्होंने बोला है कि इस कैबिनेट सेक्रेटरी से ये उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सभी जो प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के अंदर आते हैं या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के आते हैं, तो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और उनकी फैमिली जो है वो उनका ट्रीटमेंट हो सके कोविड-19 का। तो ऐसे उन्होंने रिक्वेस्ट की। आगे जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे इसके रिगार्डिंग हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप भी चाहते हैं कि उनका जो है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और उसको शेयर भी करिए। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी जो न्यूज़ आ रही है आप देख सकते हैं, सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आ रही है। उनको सरकार ने 2 एडवांस इंक्रीमेंट देने की घोषणा की है। तो उसी की रिगार्डिंग न्यूज़ आप देख सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। निश्चित पदों एवं दायरे के कर्मचारी के लिए सरकार ने एडवांस और डबल इंक्रीमेंट की घोषणा की है। यदि वे निर्धारित मानदंडों पर खरे उतरते हैं तो उन्हें जबरदस्त फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने हाल में ही नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए भत्ता बढ़ाया था। अब नए आदेश के चलते कुछ कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने स्टेनोग्राफर्स के लिए वेतन वृद्धि की सौगात दी है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। नए नियमों के अनुसार वे स्टेनोग्राफर्स जिनकी नियुक्ति शॉर्ट एंड स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट के आधार पर की गई थी, उन्हें अब 100 शब्द प्रति मिनट के मानदंड के आधार पर एडवांस इंक्रीमेंट दिया जाएगा। और यदि कोई स्टेनोग्राफर 120 शब्द प्रति मिनट के शॉर्ट एंड टेस्ट को पास कर लेता है तो उन्हें सीधे डबल एडवांस का लाभ दिया जाएगा। यह स्पीड टेस्ट आधिकारिक रूप से विभागीय अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जाएगा। नए नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी स्टेनोग्राफर की नियुक्ति 80 शब्द प्रति मिनट की गति से शॉर्ट एंड टेस्ट के आधार पर की गई है और वह सीधे 120 शब्द प्रति मिनट के टेस्ट को पास कर लेता है तो भी उसे 2 एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। केंद्रीय कार्मिक शिक्षण मंत्रालय ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह टेस्ट विभागीय अधिकारी द्वारा आयोजित किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि सभी स्टेनोग्राफर के जो कैडर के लिए बड़ी खुशखबरी कि उनको सरकार जो है 2 एडवांस और डबल इंक्रीमेंट देने की घोषणा कर चुका है। अगर आप वो, लेकिन उसके लिए आपको जो है एक पर्टिकुलर टेस्ट पास करना होगा जो कि स्टेनोग्राफी का स्पीड के लिए होता है। चलिए तीसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है, सभी ईसीएचएस के पेंशनर्स यानी ईसीएचएस के बेनिफिशियरीज के लिए आ रही है। आपको पता है सरकार ने इस टाइम पे टाइम टू टाइम जो है, चाहे सीजीएचएस हो चाहे ईसीएचएस हो, के बेनिफिशियरीज के लिए जो है इस टाइम पर बोला हुआ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए आपको जो है आपके हॉस्पिटल से, पैनल्ड हॉस्पिटल से पॉलीक्लिनिक नहीं जाना है। आपको जो है आपकी मेडिसिन जो है वो घर पर परचेज कर लीजिए, देन उसका रिम्बर्समेंट हो जाएगा। उसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं इसमें गाइडलाइंस ऑन मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स हैज आल्सो बीन एडवाइज्ड बाय WHO इन द स्पिरिट ऑफ अबव गाइडलाइंस। वेटरन्स हैविंग लाइफस्टाइल डिसीजन ऑन लॉन्ग ट्रीटमेंट में परचेस 1 month रिटायरमेंट ऑफ ऑल मेडिसिन बेस्ड ऑन द
प्रिस्क्रिप्शन हेल्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय पॉलीक्लिनिक सर्विस हॉस्पिटल, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल एंड सेहत ओपीडी मॉड्यूल इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनए और अदरवाइज। तो आप देख सकते हैं कि आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, तो आप जो है उनकी जो भी लॉन्ग टाइम का ट्रीटमेंट चल रहा है उनकी मेडिसिन आप परचेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है रेलवे कर्मचारियों के लिए आ रही है। अब उनके जो कर्मचारी है उनको स्टेशन मास्टर तक के पद पर भी प्रमोशन हो पाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या है न्यूज़। रेलवे अपने अनेक विभागों के लिए कर्मचारियों को मल्टी स्किल बनाने का तरीका अपनाने जा रहा है ताकि किसी भी कर्मचारी को कहीं से भी काम लिया जा सके। इसके लिए बाकायदा विभागवार खाका तैयार करने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। रेलवे में कैडर मर्ज होने के साथ जिन कर्मचारियों के प्रमोशन के रास्ते बंद हो गए थे अब वो खुल पाएंगे। ग्रुप डी की परीक्षा देकर रेलवे पर ट्रैक पर रेलवे क्रॉसिंग गेट पर काम करने वाले ट्रैकमैन अब स्टेशन मास्टर से लेकर टीटी तक बन सकेंगे। और आगे देख सकते हैं रेलवे अब ऐसे कर्मियों को ट्रेनिंग देगा, फिर कैडर विलय का फायदा पहुंचाते हुए कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा में बैठने का भी मौका देगा। इससे रेलवे में जहां कर्मचारियों की संख्या में कमी है उसे भी दूर किया जा सकेगा। रेलवे में कैडर मर्ज करने की तैयारी भी तेज हो गई है। पूरे भारतीय रेल के कुल 30 कैडरों को एक दूसरे के साथ मर्ज किया जाएगा। अफसरों का मानना है कि मल्टी स्किल प्रशिक्षण देने के बाद फिर कोई कर्मचारी अपनी पदस्थापना विभाग से रेलवे के अन्य किसी शाखा में करने से नहीं मना कर सकेगा। इसके अलावा देख सकते हैं आप रेलवे सूत्रों के अनुसार रेलवे बोर्ड ने अफसरों की एक कमेटी गठित की है जो रेल कर्मचारियों को बहुकौशल यानी मल्टी स्किल बनाकर उन्हें रेलवे के किसी भी विभाग चाहे इंजीनियरिंग हो, ऑपरेटिंग हो या फिर लेखा शाखा या कमर्शियल विभाग उसमें मर्ज किया सकेगा। सूत्रों का कहना है कि कुल मिलाकर रेलवे के अनेक कैडर के कर्मचारियों को मर्ज करने का प्लान उस स्तर पर चल रहा है। इसी उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने कोरोना काल में 8 मई को अफसरों की एक कमेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी है। उसी के तहत सभी रेलवे जोन को परिपत्र भेजा गया है। इसी के तहत रेलवे डिवीजन में विभागवार कर्मचारियों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है। तो आप देख सकते हैं रेलवे के जो बहुत सारे अलग अलग कैडर है उनको मर्जिंग के बाद में अब उनको मल्टी स्किल्ड करके यानी उनको ट्रेनिंग दे करके फिर किसी भी जो है उनको विभाग में चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे ऑपरेटिंग हो या फिर लेखा शाखा हो या कमर्शियल विभाग में उनको भेजा जा सकेगा, जिससे जो है रेलवे की इफिशियंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से 17 जुलाई 2020 को जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है, जहाँ पर कर्मचारियों को अब कोरोना काल में यानी कोरोना पैंडेमिक टाइम के ड्यूरिंग में जो भी कर्मचारी रिटायरमेंट होंगे अब उनको जो है प्रोविजनल पेंशन और प्रोविजनल जो ग्रेच्युटी है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। क्योंकि अब इस टाइम पे पीएओ वगैरह ऑफिस में और इस टाइम पे जो है बहुत जगह सोशल डिस्टेंसिंग और जो है कन्विंस नहीं चल रहा है, तो सरकार ने उनको 6 महीने तक और आगे हो सकता है 1 साल तक जो है प्रोविजनल उनको पेंशन और प्रोविजनल ग्रेच्युटी प्रोवाइड करने की सरकार ने जो है निर्णय लिया है। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं इसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है सुपर एन्यूशन ले रहा है यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं या रूल 56 FR के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं उनको भी यही वॉलंटरी रिटायरमेंट और वॉलंटरी और प्रोविजनल पेंशन और प्रोविजनली ग्रेच्युटी सरकार प्रोवाइड कराएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है आप देख सकते हैं हरियाणा के कर्मचारियों के लिए आ रही है, जहां पर उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा सरकार पहुंचा सकती है। कोरोना काल में भले ही देश भर के तमाम राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को करारा झटका लगा है, लेकिन हरियाणा के करीब 1.4 लाख कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। सूबे की मनोहर लाल खट्टर सरकार राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने पर विचार कर रही है। इसी उद्देश्य के चलते सरकार ने सभी विभागों से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि आखिर इस स्कीम को लागू करने से कितना आर्थिक बोझ बढ़ेगा। यदि सरकार की ओर से इस फैसले को लागू किया जाता है तो 1 जनवरी 2006 के बाद सेवा में जुड़ने वाले राज्य के 1.4 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ होगा। कर्मचारियों के संगठन सर्व कर्मचारी संघ ने कई बार इस संबंध में मांग उठाई थी। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव ने तमाम विभागों से इस प्रस्ताव को लागू करने के असर को लेकर रिपोर्ट मांगी है। पिछले ही दिनों सर्व कर्मचारी संघ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का प्रस्ताव सौंपा था। इसके अलावा देख सकते हैं एक और ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड ये खबर आ रही है, जहां पर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी जा रही है। तो देख सकते हैं किन कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी जा रही है वो भी देख लीजिए। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सुविधा दी है। केंद्र सरकार की योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की छूट दे दी है। डिपार्टमेंट ऑफ
पेंशन एंड पेंशनर्स की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक योग्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का लाभ लेने के लिए 11 सितंबर 2020 तक का आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम के प्रावधानों के तहत फायदा मिलता रहेगा। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम एनपीएस से ज़्यादा फायदेमंद है। पुरानी स्कीम में बेनिफिट ज़्यादा है, इसमें पेंशनर्स के साथ उसका परिवार भी सुरक्षित रहता है। छूटे कर्मचारियों को अगर ओपीएस का बेनिफिट मिलता है तो इससे उनका रिटायरमेंट सुरक्षित हो जाएगा। क्या मिली ये सुविधा, ये भी देख लेते हैं। इसके तहत 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच केंद्र सरकार या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज यानी केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं में न्यू पेंशन स्कीम, जिसे अब नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस कहा जाता है, के तहत नियुक्त हुए कर्मचारियों पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1972 के तहत ये विकल्प दिया जा रहा है। अब ये देख सकते हैं कौन कौन ले सकता है इस विकल्प का चुनाव। इस विकल्प का चुनाव वे सभी सरकारी कर्मचारी कर सकते हैं जिनकी केंद्रीय सरकार, केंद्रीय संस्था या राज्य सरकार या राज्य की स्वायत्त संस्था से तकनीकी इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार या केंद्रीय स्वायत्त संस्था में बताई गई अवधि के बीच फिर से नियुक्त हो गई हो। इससे उन्हें केंद्र सरकार या केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं में अंतिम सेवानिवृत्ति पर पेंशन का ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। किसे मिलेगी पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा, ये भी देख लेते हैं। कुछ मामलों में 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत पिछली सेवाओं की काउंटिंग का लाभ नहीं मिलने के कारण स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज आदि के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के पेंशन योग्य सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज में 1 जनवरी 2004 के बाद और 28 अक्टूबर 2009 तक नियुक्ति से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे मामलों में कर्मचारियों के वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने को टेक्निकल रिटायरमेंट माना जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा, हालांकि उन्हें पिछली सेवाओं की काउंटिंग का लाभ लेने के लिए जरूरी बाकी सभी सारी शर्तें पूरी करनी होगी। तो आप देख सकते हैं कब तक आवेदन कर सकते हैं, ये भी देख लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स की तरफ से जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक योग्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का लाभ लेने के लिए 11 सितंबर 2020 तक आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम के प्रावधानों के तहत फायदा मिलता रहेगा। वहीं 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच नियुक्त हुए सीसीएस पेंशन रूल्स के तहत पेंशन लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को पहले की तरह फायदा मिलता रहेगा। यानी वो डेट है, इसके बीच में जो कर्मचारी काम करते थे उन्हीं को जो है अब सरकार एनपीएस की जगह पे ओपीएस प्रोवाइड कराई है। अपडेट एक बार और देख लीजिए, 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों के लिए आ रही है। कोरोना संकट के बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को ईद से पहले जुलाई माह के वेतन का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों को 30 जुलाई के दिन सैलरी का भुगतान किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आदेश दिया है कि 30 जुलाई को वेतन के अग्रिम भुगतान के लिए वेतन बिल 29 जुलाई को कोषागार में प्रस्तुत किए जाएंगे। यह आदेश उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के निर्देश पर जारी किया गया है। खास बात यह है कि कर्मचारियों को पूरी सैलरी का भुगतान किया जाएगा। मालूम हो कि इस साल बकरीद का त्यौहार 1 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। कर्मचारियों को 2 दिन पहले सैलरी मिलने से वह कोरोना संकट की इस घड़ी में आसानी से खरीदारी कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है सरकारी बैंकों के कर्मचारियों में आ रही, जहाँ उनकी सैलरी में 15% के इजाफे का फैसला लिया गया है। आप देख सकते हैं सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की सैलरी में 15% इजाफे का फैसला लिया गया है। बैंकों के कर्मचारियों को लेकर यह फैसला नवंबर 2017 से लागू होगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बीच या मैराथन मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। सैलरी में इजाफा 2017 से 22 तक के लिए लागू होगा और इसके बाद रिवाइज किया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर के जानकारों के मुताबिक सैलरी में इजाफे से 7900 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ेगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन के राज किरण राय और बैंक कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग में 15% के इजाफा पर सहमति बनी है। इससे फैसले से देश भर में सरकारी बैंकों के 8 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। बता दें कि हर 5 साल में बैंक कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज करता है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंक कर्मचारियों के बीच मतभेद के चलते इस बार सैलरी में रिवीजन लंबे समय से अटका हुआ था, जबकि यह नवंबर 2017 में ही होना था। दरअसल बैंक कर्मचारियों की मांग थी कि उनकी सैलरी में 20% का इजाफा किया जाना चाहिए, जबकि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 12.5% का सुझाव दिया था। तो आप देख सकते हैं इंडियन बैंक जो सरकारी बैंक के कर्मचारी हैं उनको 15% जो है उनको इंक्रीमेंट सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए आप लेके चलते हैं फाइनली उस न्यूज़ पर जिसे कर्मचारियों को 21% डीए और डीआर प्रोवाइड कराया जाएगा। देख लीजिए, बेसिकली ये खबर है पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेट ने बुधवार को बंगाल सरकार के महंगाई भत्ता डीए से जुड़ी समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में सेट के उस आदेश पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया था, जिसमें कहा गया है कि
राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए पाने का हकदार हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसी के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कहा था कि कोरोना संकट की इस विपरीत परिस्थितियों में भी सरकारी खजाने पर प्रभाव पड़ा है, लिहाजा इस फैसले से फिर से विचार किया जाए। केंद्र ने सेट ने राज्य सरकार के याचिका में दिए गए इस तर्क और अन्य तर्कों पर असहमति जताई और कहा कि याचिका का कोई आधार नहीं है, लिहाजा इसे निरस्त किया जा सकता है। ममता सरकार अब इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। हालांकि डीए बकाये का भुगतान राज्य सरकार के कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मांग है। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए में 21% का भारी अंतर है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता संबंधी जो निर्देश दिए थे वह बहाल रहेगा। सेट ने राज्य सरकार के इस याचिका में दिए तर्क और अन्य तर्कों पर असहमति जताई और कहा कि याचिका का कोई आधार नहीं है, लिहाजा इसे निरस्त किया जा सकता है। सरकार अब इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। हालांकि डीए बकाये का भुगतान राज्य सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग रही है। यानी कि बंगाल के कर्मचारियों को जो है अब केंद्र सरकार के बराबर 21% जो है डीएनएस अलाउंसेस और डीएनएस रिलीफ सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो आपने देखी 10 की 10 न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आपको पूरे हफ्ते की खबर मिल गई है। वीडियो अच्छा लगा तो बहुत लाइक करिएगा, बहुत मेहनत लगती है इसे वीडियो बनाने में, 10 से 12-15 मिनट का वीडियो होता है तो बहुत मेहनत लगती है। इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा, इसको शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।